हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश और आज मैं डिस्कस करूँगा यूपी पीएससी एई मेंस मेंस के पेपर टू ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी है। और उसमें कहीं आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत आंसर लगाया गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि अदर कैन गेट बेनिफिटेड बाय दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये पेपर डिस्कस करने के बाद ये पेपर भी मैं दो पार्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक पार्ट में लेंदी हो जाती है। तो इसके बाद फिर मैं जो इसके कट ऑफ मार्क्स कितने हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो हम लोग सब मिल के प्रिडिक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कितना कट ऑफ जाएगा। वो हम लोग जो पेपर दे के आए हैं, मतलब मैं पेपर नहीं दिया हूँ, हम लोग मतलब अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों में से ही गिन रहा हूँ। तो जितने भी मार्क्स हमें आ रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, उसी में से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसा जा रहा है बेस्ड ऑन द कैटेगरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। जैसे पेपर टू में 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का था, तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं। ठीक है, हिंदी। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इतिवृत्त इतिवृत्त शब्द जो है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। तो इतिवृत्त वृत्त इसका मतलब होता है 20 का सही आंसर होगा कि किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया यथातथ्य वर्णन, मतलब एक क्रमबद्ध वास्तविक और विस्तृत वर्णन करना को ही इतिवृत्त कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतीप शब्द का समानार्थी विकल्प चुनिए। प्रतीप मतलब होता है उल्टा, विपरीत, तो इसका समानार्थी क्या होगा? विलोम। विलोम मतलब भी उल्टा होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल मतलब भी उल्टा होता है। निम्नलिखित में से आकुंचन शब्द का विलोम क्या है? आकुंचन शब्द का जो विलोम होता है, देखिए आकुंचन मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, या संकुचन, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रसारण। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उबटन आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम पूछ रहा है, तो ये होता है उद्यर्तन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये उद्यर्तन नहीं होता है, उद्वर्तन, यानी सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो सी वाला है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उद्वर्तन होता है। निम्नलिखित में से चिकुर, चिकुर मतलब होता है बाल यानी केस, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक देशज शब्द नहीं है। कौन सा देशज शब्द नहीं है? लोटा देशज है, कटोरा, फुनगी, ये सब देशज है। फैसला है विदेशज, यानी अरबी या फारसी से लिया गया है, तो ये फैसला होगा इसका करेक्ट आंसर। ये मतलब देशज शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से करपट, करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? करपट एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव जो होगा वो कपड़ा होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कृत प्रत्यय किससे जुड़ा हुआ, किसके साथ जुड़ता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रत्यय होता है ना, जो प्रत्यय होता है वो धातु से जुड़ता है, क्रिया अथवा धातु से। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका प्रत्यय है, मतलब वो धातु से मिलके, धातु प्लस प्रत्यय, है ना, तो क्रिया अथवा धातु ही इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। उल्लंघन, उल्लंघन का संधि विच्छेद करेंगे तो उत जोड़ लंघन है ना, उत उत आता है, उत उपसर्ग हो जाता है इसमें, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करेंगे तो अणु जोड़ इक्षण, यानी अ जोड़ ई, ये मिलके वी हो जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से गलत गलत युग्म पहचानिए कौन सा है। तो अंडे से जन्म लेने वाला अंडज सही है। जिसकी था ना मिले अथाह, जो जीता ना जा सके अजय, जिसके पास कुछ ना हो उसको निर्धन नहीं कहते हैं, जिसके पास धन नहीं हो उसको निर्धन कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत युग्म है। निम्नलिखित में से पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम कहते हैं अधित्यका,
और नीचे की भूमि को कहते हैं उपत्यका। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभागाध्यक्ष शब्द में समास है ना, विभाग का अध्यक्ष है ना, तो एक संबंध जुड़ता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभाग का अध्यक्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला देखिए, वह अपना सामान ले करके, या करके क्या मतलब है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ वहाँ जाया आया करो, ये भी गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। बिजली आ जा रही है, ये भी गलत है, ऐसे हिंदी थोड़ी होती है। तो ये तीनों तो ऐसे मिल जा रहा है, गलत है। तो सभी सदस्य अपनी राय दें, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें देखिए वर्तनी पूछ लिया आपको, तो अनुगृहित होता है, ग्रहित नहीं होता है, अनुग्रह भी नहीं होता है ना। अंताक्षरी भी गलत है, अंत्याक्षरी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट आंसर। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, देखिए यहाँ भी कृपया, यहाँ भी कृपा, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व वर्ण, व जो होता है ना, य र ल व, वो अंतस्थ होता है। ठीक है। एक होता है उष्म व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है नासिक व्यंजन, है ना। तो अंतस्थ, उष्म, संयुक्त में मतलब क्षत्रज्ञ, ये जो होता है संयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वो जो होगा वो अंतस्थ व्यंजन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। काल के बोध का संबंध किससे होता है? काल का बोध क्रिया से संबंधित होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, डी इसका करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए आपका वो ना स्पेलिंग भी चेक कर लिया, अगर ये देखें तो ये स्पेलिंग गलत है, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवित्री भी नहीं होता है, काव्या तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रार्थना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है कह रहा है ना, देखिए ये नहीं कह रहा है, तो प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है। मंडली, मंडली भी स्त्रीलिंग है ना। ऋतु, शरद ऋतु आई, ये भी स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीत्व, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्रीत्व जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। शंकर विमुख भगत चर मोरी, चह मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। ये देख के ही लग रहा है ये चौपाई है। ठीक है, आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि सौराठ, भैरवे, दोहा, ये सब में डिफरेंस आता है। तो ये चौपाई है, रामचरितमानस में जो चौपाई यूज करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति, बोलते हैं ना छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल, चमेली को मतलब अच्छा माना गया, तो छछुंदर मतलब अयोग्य व्यक्ति। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। जैसे ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखाई देना, करेक्ट है। उल्टे बांस बरेली के विपरीत कार्य करना, ये भी सही है। एक आने के बर्तन, एक आने के मतलब सब एक जैसे, ये भी सही है। आधा तीर आधा बटेर, ये मतलब बेमेल हो गया, आधा तीर आधा बटेर, तो एक जैसी चीज़ का मिश्रण तो नहीं हुआ ना, ये बेमेल हो गया। जैसे नीचे जीन्स पहना है और ऊपर कुर्ता पहन लिया, तो इस तरह के जो होंगे उसे क्या कहेंगे? आधा तीर आधा बटेर। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। ठीक है, इसमें आपको अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मतलब एक उसका वो करा ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब एग्जाम्पल दे रहा, जैसे चंद्रमा सा मुख है ना, इस तरह का। तो पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, तो ये उपमा अलंकार होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से घर सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? घर सिर पर बोलते हैं ना, घर सिर पर उठा लिया, नहीं बहुत शोर मचा रहा है एकदम से, इसका यही आंसर होगा, बी इसका करेक्ट होगा, बहुत शोर मचाना यानी घर सिर पर उठा लेना। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब आप देख लीजिए हिंदी में आपके कितने करेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो है वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन है, तो अब मैं टेक्निकल को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ सिल्टी फाइन सेंट
When the observed value of penetration number n exceeds 15, द करेक्टेड पेनिट्रेशन नंबर एन सी, है ना। जो पेनिट्रेशन, ये मैं जियो टेक्निकल का एक रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, कर रखा हूँ पहले ही, जब मैं पीएससी के लिए रिवीजन लेक्चर ले रहा था। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वो सारा डिस्कस किया हुआ है, ये एज इट इज़ फार्मूला उठा के पूछ दिया है। ठीक है, दो करेक्शन होता है, ओवरबर्डन प्रेशर और डायरेक्टेंसी करेक्शन। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन फार्मूला द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। रैंकाइन फार्मूला मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने का क्या होता है, 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5 होल स्क्वायर इंटू क्यू अपन गैमा। इस पर आप पुट करेंगे यू विल गेट 1 निकल के आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि फाइव का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 5 और 1 प्लस साइन 5 1/3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो 1/9, और क्यू दिया हुआ 180 और गैमा दिया है 20, तो आप इसको कट करोगे तो ये आपका 1 निकल के आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंगल सीट पाइल कॉफर डैम आर सुटेबल अप टू ए हाइट ऑफ। ये 10 मीटर के हाइट तक सुटेबल होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सेलो डेप्थ बोलते हैं उसको। ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर कंक्रीट पाइल इज ड्रिवन इनटू ए होमोजेनियस कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट। सी की वैल्यू दिया है 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और अल्फा दिया है आपका 0.7। इफ द एम्बेडेड लेंथ ऑफ द पाइल इज 10 मीटर देन एस्टिमेट द सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी। सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपको एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि ये किसके लिए कर रहा है, कंसोलिडेटेड क्ले, है ना, सेंड की बात नहीं कर रहा है, क्ले डिपॉजिटेड है। ठीक है, उसमें आपको डाया दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, और आपको सी की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। तो क्यू एस इक्वल टू क्या होता है, देखिए इसको ऐसे करिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्यू यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एस इंटू ए एस प्लस क्यू बी इंटू ए बी। ठीक है, तो अब ये ए बी वाला टर्म तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि ये क्ले के लिए है, तो क्यू एस ए एस होगा। तो क्यू एस क्या होता है आपका, अल्फ़ा इंटू सी यू बार। ठीक है, तो सी की वैल्यू दिया हुआ आपको, इंटू ए एस होता है पाई डी एल। तो अल्फ़ा आपको दिया है कितना 0.7 और आपको पाई डी एल होगा ना, तो 0.7 इंटू ये दिया है, सी की वैल्यू कितनी दी है 40 दिया हुआ है यहाँ पे सी की वैल्यू, तो ये हो गया 40 और इंटू पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 इंटू 10। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आपको लगभग 84 पाई के आसपास निकलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको क्यू सेफ निकालेंगे, क्यू यू दिया हुआ क्यू एस निकालेंगे, तो क्यू यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया, 84 पाई डिवाइडेड बाय 2.5। तो इसको करेंगे तो यू विल गेट 33 पॉइंट कुछ आता है आपका 6 पाई 33.65। तो 33.65 एक में भी ऑप्शन नहीं है, तो सी हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन है, तो इसका हम सी पे चले जाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, द रेशियो ऑफ रिएक्शन आर ए एंड आर बी इन द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर इज। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों का रिएक्शन निकालना है, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया आपका 10 6 16 और ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, टोटल 4 है। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो 16 8 24, यानी आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी हो जाएगी 24। इसके अबाउट मोमेंट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 दूने 20 प्लस आपका ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 2 4 1 5, 8 5 40 और 6 इंटू 2 2 4 2 6 6 6 36, तो
मतलब 6 6 36 टोटल कितने हो गए आपका, सबको जोड़ दीजिए तो 96 डिवाइड बाई 8, तो ये 12 आ गया और ये 24 है, तो आर ए भी 12 आर बी भी 12, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटरमाइन द रिएक्शन एट सी, सी पे रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसको आप सीधे ऐसे निकाल लीजिए कि हम सी पे खोल देंगे, ठीक है। तो ये एक कैंटिलीवर की तरह बन जाएगा, ये पॉइंट आपका सी है, तो यहाँ हमको रिएक्शन चाहिए, तो यहाँ हमने रिएक्शन ले लिया, यही रिएक्शन फिर बाकी पार्ट के लिए हो जाएगा, इधर के लिए, है ना। यहाँ से हमने इसको बीम को हिंज से खोल दिया हमने बीम को, ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक। तो अब क्या होगा, देखिए एक कैंटिलीवर बीम है यूडीएल के कारण, यूडीएल के कारण क्या होता है, डब्ल्यू एल रेस टू 4 डिवाइडेड बाई ए टी आई इज इक्वल टू, रिफ्लेक्शन जीरो करना है तो इसको हम पी मान लें, मान लेते हैं पी, ठीक है। तो जो दोनों जोड़ के रिएक्शन होगा, तो अभी इसको जो भी पी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो पी इंटू, मतलब ऐसे समझिए ये कैंटिलीवर बीम है, ऐसे लग रहा है, तो एक एक इधर डाउनवर्ड लग रहा है, अगर इसको अपवर्ड ऐसे ले तो हम जानते हैं कि क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यू बाई 3 आई, तो पी एल, एल आपका कितना है यहाँ पे 4 मीटर, तो एल क्यूब अपॉन 3 ई आई, तो ये ई आई कैंसिल हो गया, एल क्यूब एल 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 10 गुणे एल आपका कितना है 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, ठीक है। तो 4 दूना 8, 10 तिया 30, 30 बाय 2, तो ये कितना हो गया 3 5, 5 तिया 15, तो ये 15 आया, तो 15 में से 7.5 इधर 7.5 इधर, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फिक्स्ड बीम है तो आधा यूडीएल के कारण यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए और यहाँ पे एक रिएक्शन लगा दीजिए, और फिक्स बीम वर्टिकल एक पॉइंट लोड मिड में एक्ट कर रहा है, उसके कारण कितना हो जाएगा, दोनों डिफ्लेक्शन को इक्वेट कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको आ जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है द रिएक्शन एट सपोर्ट बी ऑफ द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम शोन बिलो इज 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूं, ये क्वेश्चन इस तरह से है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या होता है, इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लूँगा, यानी 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ आ जाएगा 10 किलो न्यूटन का, और ये कितना डिस्टेंस है 0.5, तो 10 इंटू 0.5 का मोमेंट आ जाएगा, 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आ जाएगा। तो इस रिएक्शन के कारण ये मिड स्पेन पे लग रहा है, इधर से भी 2 मीटर इधर से भी 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 का आधा 5, और ये कितना हो जाएगा 10 का आधा 5। तो हमें पूछ रहा है कहाँ पे रिएक्शन, बी पे, तो 5 इसके कारण और मोमेंट के कारण क्या होता है एम बाय एल होता है ना, तो मोमेंट है आपका 5, तो 5 बाय एल, एल कितना है आपका 4, 5 बाय 4, तो एक 5 बाय 4 ऊपर जा रहा है और ये ऐसे, क्योंकि एम बाय एल जो आता है ना एक ऐसे जाता है एक ऐसे आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 बाय 4 आप करेंगे तो यू विल गेट 3.75, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज एक्टेड अपॉन बाय ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, इट कॉज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अच्छा इसको मैं सॉल्व करके रखा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ 34, ये देखिए इसके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा पी एल क्यू बाई 48 ई आई, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड पी एक्ट कर रहा है, तो उसके कारण डिफ्लेक्शन ये होगा, और स्लोप होता है पी एल स्क्वायर बाय 16 ई आई। तो अगर हम डेल्टा मैक्स पी एल क्यू बाई 48 इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यानी 16×48, तो पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई को हम ऐसे लिख दिए इंटू एल को बाहर कर दिए, जो एल 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 क्यूब था तो एल को बाहर कर दिया। अब ये वाला पार्ट आपका स्लोप हो गया, तो स्लोप की वैल्यू 0.002 दिया हुआ है, तो 0.002 डिवाइड बाई 3 इंटू एल, तो एल यहाँ से नहीं निकल जाएगा, एल निकल के आएगा आपका 1500 mm, तो 15 मीटर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है ए बीम 10 मीटर लॉन्ग हिंज एट बोथ एंड, दोनों एंड पे हिंज है और मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट 40 किलोमीटर
लग रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया m/l, तो इसका 40 डिवाइड बाय आपका l कितना है 10 मीटर, तो 4 किलोमीटर इसका ए करेक्ट आंसर है। द एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड बॉडी रोटेटिंग एट n रिवोल्यूशन पर मिनट, जब n तो ओमेगा बराबर क्या होता है n रिवोल्यूशन में, तो पाई डी n/60, तो पाई डी n/60 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फ्रेम ए बी सी डी इज सपोर्टेड बाय ए रोलर एट ए पे रोलर सपोर्ट है, एंड इज ऑन ए हिंज एट सी पे हिंज है एज शोन इन द फिगर। द रिएक्शन एट द रोलर एंड ए पे रिएक्शन पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जो रिएक्शन देखिए, अच्छा ये रोलर है, वैसे भी आपको दिख रहा है रोलर है, तो रिएक्शन इधर जाएगा, इधर तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रोल कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वैसे ही इसका जीरो हो जाएगा। आप निकाल के भी देखिए, अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक रिएक्शन हो गया, और इधर इक्वल डिस्टेंस है L/2 इधर भी P इधर भी P, तो ये आपका 2P हो जाएगा, तो ये 2P हो गया, तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो गया, तो इसके लिए रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कुछ था नहीं इसमें। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ ए सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ ईच ग्रेड फॉर वॉल्यूम 6 to 15 मीटर क्यूब शैल बी, ये डायरेक्ट IS 456 यानी कोड से आपका क्वेश्चन है, उसमें 15 क्लॉज अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप एक बार क्लॉज देख लेना, क्लॉज में सही नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट IS 456 में मिल जाएगा। इसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो इसमें आप कमेंट कीजिएगा एक बार इसको देख के, ठीक क्योंकि इसका 3 भी आता है, तो कोई अमेंडमेंट मुझे नहीं लग रहा इसका अमेंडमेंट आया है, बट स्टिल इसको मैं मार्क कर रहा हूँ कि आप इसमें कमेंट कीजिए कि आपका सैम्पलिंग मिनिमम कितना आ रहा है। अकॉर्डिंग टू IS 456 ये 2 होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रिइंफोर्समेंट, इस क्वेश्चन में ना ये पूछ रहा है सीवियर के लिए, जबकि एक भी ऑप्शन सीवियर का नहीं है। सीवियर के लिए M30 होता है, M30 दिया नहीं है, M25 मॉडरेट के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि गलत है, ये डिलीट होनी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर सीवियर पूछा है तो M30 होना चाहिए, मॉडरेट होता है M25 के लिए, M20 माइल्ड होता है। ठीक, तो इसका वैसे नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तो ये डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि एक सपोर्ट है बी पे सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो आप देखिए ये भी हिंज है, तो एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इसका हो जाएगा आपको रिएक्शन, और यहाँ भी एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो आपको जब आप ये निकालेंगे वर्टिकल निकालेंगे, वर्टिकल में तो कुछ है नहीं, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो RA यानी VA प्लस VB इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। और अगर मैं एक अबाउट रिएक्शन ले लूँ तो हम कह सकते हैं VB इंटू L इज इक्वल टू P इंटू L, तो यानी VB का वैल्यू क्या हो जाएगा P, VB जो होगा वो P के बराबर हो जाएगा, तो VA क्या हो जाएगा -P, यानी ये हो गया -P और ये हो गया P। ठीक है, तो जब ये P हो गया और आपका हॉरिजेंटल अगर देखें तो HA माइनस ये इधर है और ये इधर है, HA माइनस HB इज इक्वल टू P -P, या ऐसे करो HA को हम पॉजिटिव ले, P इधर है, प्लस P इज इक्वल टू 0, तो HA माइनस HB इक्वल टू -P होगा ना। तो जब आप ये आपका HA है, ये आपका HB है ना, और ये आपका VB है, VB वैल्यू P आ गया। ओके ओके, सो जब आप ये P पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो यू विल गेट HA इंटू L इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू HB इंटू L, तो ये HA और HB दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो HA और HB अगर बराबर है, HA इक्वल टू HB, तो क्या होगा, है ना, तो
अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये एच और एच बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो रिएक्शन निकल के आएगा, अब ये वाली जीरो हो गई तो सिर्फ क्या बचा, पी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो डी होना चाहिए, पी। पी इज़ द करेक्ट आंसर। आप भी इसको सॉल्व करिए और आप देखिए इसका आपको क्या आंसर निकल के आ रहा है और आपने क्या मार्क किया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए बीम स्ट्रट ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर में कब, जब रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिज्मिक। अदर देन विंड और सिज्मिक जब भी आता है तो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या हो जाती है, 180। ठीक है, तो बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपको IS 800 2007 क्लाउज 3 से आपको पूछा गया है, डायरेक्ट IS कोड में मिल जाएगा आपको। टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए, सबके लिए सिलेंडरनेस रेशियो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन कि वो अदर देन विंड और सिज्मिक है या उसको इंक्लूड करके है, इस तरह से। ठीक है, व्हाट इज द परमिसिबल टॉलरेंस एज पर IS कोड फॉर रिइंफोर्समेंट प्लेस इफेक्टिव डेप्थ 200 mm। इसके लिए परमिसिबल टॉलरेंस ±10 mm होता है, ये भी आपको IS 456 के क्लॉज में मिल जाएंगे। अलाउएबल एवरेज स्ट्रेस जो होता है एन अनस्टेफन्ड वेब बीम का मेड अप ऑफ स्टील 250 ग्रेड, तो अलाउएबल एवरेज शेयर क्या होता है, 0.4 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर पूछ रहा है ना, मैक्सिमम पूछता है तो 0.45 होता, तो 0.4 FY, तो ये 100 हो जाएगा, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारबेड वायर फेंसिंग, इसको गॉज में मेजर करते हैं। ठीक है, और गॉज क्या शो करता है, थिकनेस ऑफ द वायर गेज, जो भी वायर यूज करता है उसके थिकनेस को शो करता है। तो हायर द गेज, गेज की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी थिनर इज द वायर एंड वाइस वर्सा, और अगर कम होगी तो वो थिकर होगा। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वेट ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का वेट जो होता है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं, इसमें ऑप्शन है नहीं, 1430 नियरेस्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड OPC 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड में लेते हैं, तो इसलिए 3 ग्रेड होता है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कंक्रीट, सब पूरी इजी क्वेश्चन है। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक का डेंसिटी जो होता है वो 1800 से 2500 kg पर मीटर क्यूब के बीच में होता है, इसलिए मोर देन 1800, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द स्टील जैकेटिंग, स्टील जैकेटिंग का मतलब होता है कि जब आप रेट्रोफिटिंग कर रहे होते हैं किसी कॉलम का, ठीक है, कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो गई या लोड ज़्यादा हो गया, वो कॉलम जो है उस बियर नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस कॉलम को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैकेटिंग लगाते हैं। तो इनकेज ऑफ इंडिविजुअल कॉलम विथ स्टील प्लेट्स, स्टील प्लेट लगा के इनकेज करते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताने का ये है कि जैकेटिंग जो है वो एक रेट्रोफिटिंग टेक्निक है, जो उसके जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनके स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को इन्हांस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कंडक्टिंग द स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट किसके लिए होता है, स्मिथ टेस्ट एक्सेस करता है कि कितने सोल्यूबल मेटल प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, एक क्लियर वाटर में या स्टोन चिप्स है ना, ये सब कितने प्रेजेंट है, उसको स्मिथ टेस्ट किया जाता है। तो इसको 24 आवर्स तक इमर्ज करते हैं वाटर में स्टोन को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर एसिड टेस्ट ऑफ स्टोन, स्टोन या 2 बार लिख दिया, स्टोन्स आर केप्ट इन, अच्छा, स्टोन्स आर केप्ट इन 1% हाइड्रोलिक एसिड HCl फॉर 7 डेज, ये 7 डेज के लिए हो जाता है, तो इसका जो 7 डेज यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिड टेस्ट क्या करता है, ये परफॉर्म करता है टू डिटरमाइन द कैल्शियम कार्बोनेट प्राइमरीली इन सैंडस्टोन, सैंडस्टोन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है उसके लिए एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि वाइड रेशियो आपको 0.6 दिया हुआ है, एक रिलेशनशिप होता है क्विकसेंट कंडीशन में निकल के आता है, दैट इज G-1/1 + E इज इक्वल टू IC। तो इससे रिलेशन निकाल लीजिए, G-1 I का वैल्यू दिया है 0.6, तो 1.6, तो IC 1.6 IC + 1, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिइंफोर्समेंट फॉर डिजाइन ऑफ मशीन फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन के लिए जो रिइंफोर्समेंट की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होती है ना, वो 25 kg पर मीटर क्यूब इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तब भी चूँकि ये मशीन फाउंडेशन की बात है तो हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, तो ये जो कंसीडर करते हैं वो होता है आपका 40 kg पर मीटर क्यूब, यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप भी इसको मार्क करिए और आप बताइए कि आपने इसमें क्या मार्क किया और उसके क्या 40 kg पर मीटर क्यूब सही है। अगला क्वेश्चन है
कि एक आइसोट्रोपिक सॉइल है, आइसोट्रोपिक की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, ये सब क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक, बहुत सारे होते हैं। तो आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए कह रहा है कि वर्टिकल परमेबिलिटी के है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी 4k है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, के हॉरिजॉन्टल इंटू के वर्टिकल, तो 4k इंटू के यानी क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4 का रूट 2, के स्क्वायर का रूट के, तो 2k, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल इक्वेशन फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन, एकदम सीधे फार्मूला पूछ लिया, m इज इक्वल टू ए आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ड्राई सैंड स्पेसिमेन वाज टेस्टेड इन ट्राई एक्सेल मशीन विथ सेल प्रेशर। अगेन मैं बोलूँगा कि जो टेक्निकल का मैं बीपीएससी एई का जब रिवीजन लेक्चर करा रहा था तो उसमें मैंने पूरे जो टेक्निकल जेई का एक जिस्ट अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको जाएं और ज़रूर देखें, सो दैट कि आपके इस तरह के क्वेश्चन कभी भी छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर देखूं तो ये दिया हुआ है सेल प्रेशर यानी सिग्मा 3 50 kPa और डिविएटर स्ट्रेस दिया है 100। तो डिविएटर स्ट्रेस आपको पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 होता है, तो यहाँ से सिग्मा 1 निकाल सकते हो आप, सिग्मा 3 पता है, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 150, तो सिग्मा 1 150, सिग्मा 3 50। तो आपको अगर निकालना है तो ये साइन फाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, इसमें पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/2, साइन किसकी 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 30 डिग्री डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल लीजिए, सी इसका करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3, सिग्मा 1 की वैल्यू कितना 150, सिग्मा 3 की वैल्यू कितना 50, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3, 50 को 3 50 53 जा 150 होता है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर उस साइड ले जाओ तो रूट 3 हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 10 45 प्लस 5/2, तो रूट 3 किसका होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 10 10 विल गेट कैंसल, तो 60 और इधर से 45 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 5/2, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 गुणे 2 यानी 30 डिग्री, तो यहाँ से भी आपका 30 डिग्री निकल गया। डेड वेट यूज्ड फॉर अप्लाइंग ए टेस्ट लोड ऑन ए पाइल इज नोन एज, इसको बोलते हैं कैंटलेज, सी है ना। अगर आप ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो उसमें ये टर्म आता है निकल के जब आप पाइल का टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट पाइल का टेस्ट करते हैं तो कैंटलेज बोलते हैं उसको, ये टर्म याद रखिए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेंज ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट फॉर क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल के लिए जब आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का रेंज होता है 14 से 20%, 14 से 20% होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इन क्लेई सॉइल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी दी हुई है, वाइड रेशियो का वैल्यू दिया है 0.5, आपको सीपेज वेलोसिटी निकालना है, तो एन मतलब आपका क्या निकालना है सीपेज वेलोसिटी, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, तो पोरोसिटी n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, चूँकि ई की वैल्यू दी है तो ई कितना आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 और v कितना है 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ये v की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1/3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन एक्ट्स एट ए सरफेस acts on the surface of ground, the vertical stress directly below the load at a depth of 4 meter will be the value of influence factor। आपको दिया हुआ है, ये आपका अगेन जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से है, मैं फिर से बोलूँगा आपको, आप वो जियो टेक्निकल का ज़रूर आप वीडियोस देखें, सो दैट कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना होगा एग्जाम में। तो इसका फार्मूला होता है डायरेक्टली सिग्मा जेड इज इक्वल टू के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, इस पर पुट कर दो, के बी आपका कितना दिया है 0.48, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ 0.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर यानी 4 चौका 16, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट बी इक्वल टू 1.5। अगला क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज इन ए सिल्ट is 50 centimeter and that of fine sand is 30 centimeter. The difference in prone size of these two soil is, इसका आंसर डी निकल के आता है, आपने क्या टिक किया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि मैं रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, ये सब सारी चीज़ हो रखा है, बट इसका करेक्ट आंसर ये क्या पूछ रहा है और कैसे निकलेगा, ये इसका सॉल्यूशन
मैंने भी अभी नहीं प्रिपेयर किया। तो आप अगर आप में से किसी ने इसको किया है तो ज़रूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर निकल के आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, फॉर हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले द पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट ए एफ इन द रेंज ऑफ, ए एफ का रेंज -0.5 से 0 के बीच में होता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो होता है ना 1/10 to 1/5, 20 का करेक्ट, यानी 1/5 to 1/10 होना चाहिए। तो ये छोटा से बड़े के क्रम में जा रहा है, इसलिए 1/10 to 1/5 के रेशियो में दिया है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। तो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए 62 क्वेश्चन मैं इस वीडियोज़ में कवर करूँगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 वीडियोज़ आएगा उसमें मैं 62 से लेके 125 क्वेश्चन तक उसको कवर करूँगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे जिस क्वेश्चन में, आप ज़रूर कमेंट करिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।